नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनावी ऐलान के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में बार पलटवार तेज हो गई है। हाल ही में महागठबंधन की रैली में लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर बयान दिया, जो इंडिया गठबंधन पर बैकफायर कर गया। पीएम मोदी ने लालू यादव के इस वार को अपना सियासी हथियार बना लिया और मोदी का परिवार नाम से कैंपेन की शुरुआत कर दी। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के शक्ति पर जो बयान दिया, उसने एक बार फिर से बीजेपी को मौका दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राहुल गांधी के इस वार को अपना सियासी हथियार बना रहे हैं और इस हथियार से लगातार कांग्रेस से लेकर विपक्ष पर प्रहार कर रहे हैं। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे बीजेपी को फिर हमला करने का एक बड़ा मौका मिल गया? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन पर हर मुमकिन कोशिश हो रही है। मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली कर विपक्षी दलों ने एकजुटता का परिचय दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड, ईवीएम तक मुद्दा उठाया। बीजेपी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर तीखे वार किए। विपक्ष हर हाल में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहता है और इसके लिए विपक्ष ने पूरा प्लान बना लिया। विपक्ष पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने के लिए ट्रिपल ई फॉर्मूला बनाया है। विपक्ष का यह ट्रिपल ई फॉर्मूला क्या है, जिसके जरिए विपक्ष बीजेपी के दो हाथ करने की रणनीति तैयार कर रहा है, यह भी आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। चुनावी मौसम में चंदे की चर्चा खूब हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा लोकसभा चुनाव में गर्मा गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई और पूरी जानकारी देने की तारीख 21 मार्च कर दी। और चुनावी मौसम में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विपक्ष के लिए बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में लगा है। विपक्ष ने इसके लिए प्लान बना लिया है। विपक्ष का प्लान क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। हिंदुस्तान में सबसे बड़े चुनाव के लिए मन सज चुका है। चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। 4 जून को चुनाव के नतीजे हम सबके सामने होंगे और चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। पार पलटवार लगातार तेज होता जा रहा है। सियासत के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के एक एक वार को अपना हथियार बना लिया और हाल ही में सबने देखा कि पीएम मोदी ने विपक्ष के बड़े नेता लालू यादव के परिवार वाले तंज को अपना सियासी हथियार बना लिया। मोदी का परिवार नाम से कैंपेन शुरू कर दिया और विपक्ष के वार को ही अपना सियासी हथियार बना लिया और विपक्ष पर जमकर पलटवार करते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार के बाद शक्ति को लेकर विपक्षी वार को हथियार बना लिया। एक दिन पहले मुंबई में भारत
जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर राहुल गांधी ने जिसके खिलाफ लड़ाई की बात कही, वहां थोड़ा चूक गए थे। राहुल गांधी ने शक्ति का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है। राहुल की लड़ाई उसी शक्ति के खिलाफ है। अगले ही दिन पीएम मोदी ने कांग्रेस की सरकार वाले तेलंगाना से इसे लेकर पलटवार कर दिया। पीएम मोदी ने न सिर्फ शक्ति के बहाने हमले की धार कमजोर करने की कोशिश की, बल्कि निशाना ही पलट दिया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए नरेंद्र मोदी किस तरीके से राहुल गांधी के बयान पर क्या कुछ कह रहे हैं। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। इंडी अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ था, जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे थे। चुनावी घोषणा के बाद विपक्ष की यह पहली बड़ी रैली थी। इस दौरान ईवीएम पर हमला बोलते बोलते राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए जिसके बाद सियासी तूफान मच गया। बीजेपी ने राहुल गांधी के वार को अपना सियासी हथियार बना लिया। बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार विपक्ष के उसी हथियार से प्रहार कर रहे हैं और अब विपक्ष इस प्रहार से खुद को नहीं बचा पा रहा है। बीजेपी का यह निशाना इतना तेज है जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी खुद को इस बयान पर सफाई देनी आन पड़ी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान को लेकर सफाई देते हुए कहा कि वो जिस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं उस शक्ति का मुखौटा पीएम मोदी है। अब सवाल है कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिससे बवाल मच गया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको राहुल गांधी का वो बयान भी सुनवाना चाहता हूं जिस बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बयान पर हायतोबा मचाए हुए। एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की सफाई के बाद भी बीजेपी इस बयान को चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी पूरे विपक्ष को महिला विरोधी, हिंदू धर्म के विरोधी दिखाने में जुटी है। बीजेपी के साथ साथ हिंदू धर्म के समाज साधु संत राहुल गांधी के बयान का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्र की आवाज के जरिए बीजेपी के नेता दुष्यंत कुमार गौतम
अखिल भारतीय हिंदू संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपणी महाराज को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए महाराज भी क्या कह रहे हैं। को ये मालूम नहीं है भारतीय संस्कृति, भारतीय शक्ति और पूर्वजों के, तुम्हारे पूर्वजों ने बड़े प्रयास कर लिए इसको दबाने के लिए। अनंत काल से चली आ रही है, अनंत काल तक ये चलने वाली है। इसलिए आप कोई भी रूप ले लो, संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है। उस प्रकार का व्यवहार करने वाले, आज हिंदू को गाली बकने वाले लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये शक्ति, जितने भी आप इसको विरोध करोगे, शक्ति पुनः बढ़ेगी। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे अभागे लोग जो है देश की राजनीति में विपक्ष में बैठे पड़े हैं और इसी के कारण इनका पतन हो रहा है। तो ये अपना परिचय जो है खुद दे रहे हैं कि ये निश्चित रूप से महिषासुर है। महिषासुर का वध किसने? शक्ति नहीं तो किया था, देवी नहीं तो किया था ना। तो ये अपनी परिचय दे रहा है कि ये लोग निश्चित रूप से असुर श्रेणी के लोग हैं। ये है चैन की पूरी पार्टी है अपना, या विपक्ष है। और अब स्पष्ट हो गया, तो ठीक है, अपना परिचय दे रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चुनावी ऐलान के साथ देश में सियासी गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। सियासी गर्मी में रैलियां, चुनावी सभा का दौरा लगातार जारी है। बीजेपी अपने 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने में जुटी हुई है और इस कोशिश में पीएम मोदी अपने मैराथन चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। और इस बार दक्षिण का दुर्ग भेदने को पीएम मोदी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। विपक्ष ने भी अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन लगातार कोशिश कर रहा है। 2014 साल 2019 का लोकसभा चुनाव पीएम मोदी की अगुवाई में हार चुका है, पीएम मोदी से हार चुका है। ऐसे में विपक्ष इस बार एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करना चाहता है। क्योंकि दोनों चुनाव साल 2014 के, साल 2019 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हार चुके हैं, लेकिन तीसरी बार 2024 में फिर ये कोशिश करने में लगे हैं कि मोदी साहब की हैट्रिक को कैसा रोका जाए। इसलिए विपक्ष लगातार एक के बाद एक कोशिश कर रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मंच पर इसका ट्रेलर भी देखने को मिला। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने इस रैली में शिरकत कर अपनी एकजुटता का पैगाम दिया। इतना ही नहीं, ईवीएम से लेकर ईडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड तक एक सुर में आवाज उठाई और मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए। इससे एक बात तो साफ है कि विपक्ष ने सामूहिक तौर से मोदी सरकार को घेरने का प्लान बनाया। विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव में ट्रिपल ई को सियासी हथियार बनाया और इसी ट्रिपल ई के जरिए विपक्ष ने इस बार चुनाव में बीजेपी से दो हाथ करने की रणनीति बनाई। अब सवाल उठता है कि ट्रिपल ई आखिर है क्या? जिस ट्रिपल ई फॉर्मूले से बीजेपी को घेरने का दांव विपक्ष ने चला है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो फॉर्मूला बताना चाहता हूं। जरा इस फॉर्मूले को भी समझ लीजिए। विपक्ष के पहले ई का मतलब होता है ईवीएम। ईवीएम पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। और दूसरे ई का मतलब होता है ईडी। ईडी के बहाने विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। और तीसरा ई का मतलब होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड को भी चुनावी मुद्दा बना रहा है। ये 3 ई ऐसे हैं जो लगातार केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को घेरने में लगे पड़े हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के दौरान राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला किया है। पीएम मोदी के सुर में सुर मिलाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने भी ईवीएम को लेकर निशाना साधा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये लोग मशीन चोर हैं, ईवीएम मशीन पर नजर रखें, आपका वोट कहां जा रहा है। तो सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईवीएम सेट हो गई है, अगर ईवीएम में 10% वोट बढ़ेंगे तो आपको 20% ज्यादा वोट लेकर आना होगा। इस तरह के विपक्ष ने ईवीएम को लेकर साफ संकेत दे दिए हैं
कि इस बार ईवीएम पर सवाल उठाते रहेंगे। मैं आपको राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला को भी सुनवाना चाहता हूं, जरा सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें यह मशीन खत्म हो जाएगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ईवीएम के साथ राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को डरा धमकाकर बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। कांग्रेस ही नहीं, तमाम विपक्षी दल के नेता खुलकर ईडी के एक्शन और छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं और विपक्षी जुबान बंद कराने का आरोप लगा है। ऐसे में साफ है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से शिवाजी पार्क में इस मुद्दे को उठाया, उससे तस्वीर साफ है कि चुनावी रैलियों में आगे भी यही शोर सुनाई देने वाला है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ईवीएम, ईडी, सीबीआई को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर। चुनावी मौसम में सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को एक और बड़ा मुद्दा दे दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला ऐसे वक्त में सामने आया जब लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश गर्म है। ऐसे में विपक्ष ने बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दिया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी डेटा चुनाव आयोग को सौंपने को दिया है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है और फिर शुरू हो गया बवाल। राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष चंदे के धंधे को लेकर बीजेपी और बीजेपी के नेता मोदी सरकार को घेरने में लगी। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर तमाम विपक्षी दल एजेंसियों से डराकर चंदा लेने की बात कर रहे हैं और विपक्ष घेर रहा है कि एसबीआई की पूरी जानकारी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी जानकारी साझा करने को लेकर एसबीआई को एक बार फिर से फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कहा है कि अगले 3 दिनों में बॉन्ड्स के यूनिक नंबर सहित सार्वजनिक करें। निर्वाचन आयोग को यह जानकारी दें। आयोग को भी हिदायत दी है और बैंक से मिली जानकारी तुरंत अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा दिया है उसमें बीजेपी से लेकर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदा मिला है, इस लिस्ट में सबसे ऊपर बीजेपी का नाम है। यानी बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए उन 5 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नाम बताना चाहता हूं जिसे सबसे ज्यादा चंदा मिला है। आपकी स्क्रीन पर है। पहले पायदान पर भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को कुल बॉन्ड का 47% हिस्सा मिला। यह आंकड़ा बताता है कि 6061 करोड़ रुपए बॉन्ड से बड़ी रकम हासिल करने वाले। दूसरे नंबर पर टीएमसी है जिसे 12.6% हिस्सा मिला है। टीएमसी को 1610 करोड़ रुपए मिले हैं। और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसके खाते में 11% रकम गई है। यानी 1422 करोड़ रुपए
कांग्रेस पार्टी को मिले। चौथे पायदान पर केसीआर की वीआरएस है। वीआरएस को 9.5% हिस्सा मिला है, यानी 1215 करोड़ रुपए चंदा। पांचवें पायदान पर बीजू जनता दल है। बीजेडी को बॉन्ड का 6% रकम मिली है और यह रकम 766 करोड़ है। ये तमाम वो पार्टियां हैं जिनको चंदा मिला है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जो पैसे हैं वो किसने दिए हैं, कौन कौन सी कंपनियों के बॉन्ड के तौर पर यह सियासी चंदा दिया है। तो मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। जरा देख लीजिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इनको कौन कौन सी कंपनियां चंदा देती हैं, वो आपकी स्क्रीन के जरिए। पहला नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का, जिसने कुल 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। दूसरे नंबर पर है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी ने 966 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। तीसरे नंबर पर है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 410 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। और चौथे नंबर पर है वेदांता लिमिटेड, जिसने 400 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। और पांचवें नंबर पर है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी ने 377 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। ये तमाम वो बड़ी कंपनियां हैं। और बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों ने, 3 कंपनियों ने जांच एजेंसी की कार्रवाई के दौरान इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे। इससे फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम सबसे ऊपर है, जिसने सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदे। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, माइनिंग कंपनी वेदांता का नाम शामिल है, जिसने ईडी और आईटी की रेड पड़ने के बाद ये बॉन्ड खरीदे। और विपक्ष इसी वजह से मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को, बीजेपी सरकार को घेर रहा है, लगातार निशाना साध रहा है कि कंपनियों को जांच एजेंसियों के जरिए डरा धमकाकर चंदा लिया गया है। और यह पूरे चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, जो आपको हर दिन हर रैली में वार पलटवार देखने को मिलेगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।